एक 6 साल की लड़की अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से कहती है, शर्माते हुए 6 साल की बच्ची, कि आपने मुझसे वादा किया था लेकिन आपने वो वादा नहीं निभाया है। अपने नैनों को चलाते हुए कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि दूसरी शादी नहीं करूंगा और आपने दूसरी शादी भी कर ली। आप तो बड़े ही बेकार निकले हैं। और वो लड़की उस व्यक्ति से रूठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। वो व्यक्ति अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात विश्वास करने लायक मुझे लग तो रही है, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे कोई सपने से जगाओ, क्या ये मेरा सपना तो नहीं है। आखिरकार एक 6 साल की बच्ची तिगनी उम्र के व्यक्ति को अपना पति क्यों बता रही थी और जिस तरह से वो लड़की हाव भाव कर रही थी वो देखने लायक चीज थी। ऐसा लगता था कि मानो इस लड़की को क्या हो गया हो, जाने कितनी बड़ी उम्र की लड़की बात कर रही हो, कोई महिला अपने पति से बात कर रही हो। ये क्या किस्सा होता है और क्या कहानी होती है, और बहुत पुरानी कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी पुनर्जन्म की घटना है जिस पर हमारे भारत में मोहर लगी है कि हाँ, ये सत्य है, ये सच्ची बात है कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है। अब आपको इसे कैसे जानना है और कैसे आप इसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में आप अपनी राय रखना। तो चलिए आपको इस कहानी, इस घटना की तरफ ले चलते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में आगे चलना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1902 से। 8 जनवरी 1902 को मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज नाम के व्यक्ति के घर एक लड़की का जन्म होता है। ये लड़की बड़ी ही सुंदर होती है और इस लड़की को पाकर माँ बाप भी बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जमाना कहाँ था, आप समझ सकते हो कितने दूर की बात होती है। 1902 बहुत पुरानी बात होती है। अब यहाँ पर इस लड़की का जब जन्म हो जाता है तो ये परिवार अपनी बेटी का नामकरण कराता है और इस लड़की का नाम रखा जाता है लुब्धि। लुब्धि नाम से इस लड़की को बोला जाता है और ये लड़की बहुत ही चालाक और बहुत ज्यादा होशियार लगा करती। धीरे धीरे लुब्धि बड़ी होती है। बड़ी होते होते लुब्धि 10 साल की हो जाती है। जब लुब्धि 10 साल की होती है तो पिता अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों की क्या, लड़कों की भी शादी जल्दी कर दिया करते। बाल विवाह बहुत जोर शोर से हमारे देश में चला करता। 10 साल की लड़की के लिए एक पिता लड़का ढूंढता है और लड़का मिलता है मथुरा का रहने वाला कपड़ों का व्यापारी, जिसका नाम केदारनाथ चौबे होता है। 1912 में लुब्धि की शादी केदारनाथ चौबे से कर दी जाती है, जो मथुरा में कपड़ों का व्यापार करता है, और शादी होकर लुब्धि अपने ससुराल चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब लुब्धि की शादी होती है तो ये एक बात होती थी उस वक्त में कि शादी होने के बाद लड़कियां ज्यादा से ज्यादा अपने मायके में रहा करती, वो बहुत कम अपने ससुराल में जाती हैं। इसी तरह लुब्धि के साथ होता है। लुब्धि ज्यादा अपने मायके में रहा करती और कुछ वक्त अपने ससुराल में गुजारा करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है। लुब्धि अपने आप को अपने पति में ढाल लेती है। 10 साल की बच्ची ने अपने ससुराल को स्वीकार कर लिया था और वो एक अब बड़ी महिला बनने की तैयारी कर रही थी। जो लुब्धि होती है उसे वहां के लोग चौबाइन कहकर बुलाया करते, क्योंकि उसके पति के नाम के पीछे चौबे लगता है। तो सभी कहते कि और चौबाइन कैसी हो, भाभी श्री, भाभी चौबाइन भाभी, मतलब इन नामों से लुब्धि को बुलाया करते। तो लुब्धि को ये नाम बहुत प्रिय था। और उस जमाने में अगर आप लोगों को याद हो, उस जमाने के तो बात, वहां पर पतियों का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया जाता था। तो लुब्धि भी अपने पति का नाम नहीं लेती है। यहाँ पर लुब्धि अब 1924 में लुब्धि गर्भवती हो जाती है। जब 1924 में लुब्धि गर्भवती होती है तो उसका खासा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जिससे लुब्धि की शादी हुई है उनकी पहली पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। लुब्धि उनकी दूसरी पत्नी होती है। इसी वजह से जो चौबे साहब होते हैं अपनी पत्नी का एक खासा ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखा जाता है लुब्धि का। और लुब्धि का पूरा टाइम हो जाता है, यानी कि उन्हें 9 महीने हो जाते हैं। 9 महीने बाद लुब्धि को दर्द शुरू होते हैं और दर्द शुरू होने के बाद लुब्धि को एक मथुरा के ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। ऐसे परिवार में लुब्धि उस वक्त थी कि घर पर डिलीवरी नहीं कराई जाती है, घर पर बच्चा नहीं कराया जाता है, हॉस्पिटल में बच्चा लुब्धि का कराया जाता है। वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि इनका तो हमें ऑपरेशन करना होगा। उस जमाने में ऑपरेशन करना होगा तो ये पति मान जाता है, जो चौबे जी होता है, और यहाँ पर लुब्धि का ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में बच्चे को नहीं बचा पाते हैं, लुब्धि का बच्चा नहीं बच पाता है। जब ये बात लुब्धि को पता चलती है तो लुब्धि रोने लगती है। पति संभालता है अपनी पत्नी को, जो केदारनाथ चौबे होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला चाहेगा
तो हमारी जिंदगी में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी और दोबारा से हम इन सब चीजों को जीएंगे। मेरे लिए यही बहुत जरूरी है कि तुम मेरी आंखों के सामने हो। मैं दोबारा ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। इन बातों को सुनकर जो लुब्धि होती है अपने मन में प्रसन्न होती है कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उस जमाने में शायद कुछ महिलाएं पतियों के प्यार के लिए तरसा करती, लेकिन लुब्धि को एक ऐसा पति मिला था वो उसका बखूबी ख्याल रखता है और उससे बहुत प्यार करता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो लुब्धि होती है समय के साथ ढलने लगती है। एक और साल निकलता है। अब लुब्धि दोबारा से गर्भवती होती है। दोबारा 1925 में लुब्धि गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद अब की बार और भी ज्यादा लुब्धि का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि लुब्धि ऑपरेशन के बाद बहुत जल्दी गर्भवती हो चुकी थी। इस चीज के लिए सभी परिवार वाले पछताते हैं कि इतनी जल्दी बच्चा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब प्रभु ने दे दिया है तो इसका कोई और तो कुछ हो नहीं सकता। उस जमाने में ऐसी बातें बहुत ज्यादा हुआ करती। लुब्धि को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। 9 महीने के बाद अब की बार पूरे परिवार ने तय किया था कि मथुरा के किसी भी हॉस्पिटल में हम इसका बच्चा पैदा नहीं कराएंगे। हम अब की बार आगरा लेकर लुब्धि को जाएंगे। जब लुब्धि को दर्द शुरू होते हैं तो लुब्धि को आगरा ले जाया जाता है और आगरा के हॉस्पिटल में लुब्धि को एडमिट कराया जाता है। वहां पर डॉक्टर बहुत खराब हालत लुब्धि की बताते हैं, कहते हैं कि बहुत ही खराब हालत है, बहुत जल्दी गर्भवती हो चुकी हैं, इसी वजह से इनकी ऐसी हालत है। अब यहाँ पर दोबारा से लुब्धि का ऑपरेशन होता है। 2 साल के अंदर 2 ऑपरेशन लुब्धि के हो जाते हैं। लुब्धि ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद लुब्धि की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती है कि उसे उस टाइम आईसीयू रूम में रखना पड़ता है, दूर बच्चे से कर दिया जाता है। लुब्धि ने एक झलक अपने बेटे की देखी थी और 7 दिन अपने बेटे से दूर रहने के बाद लुब्धि इस दुनिया से चली जाती है। लुब्धि का पति टूट जाता है और लुब्धि डॉक्टर बताते हैं कि जाते जाते भी केवल उसके पति की बात उसके जुबान पर थी। वो कहती थी, एक बार मेरे इनसे मुझे मिला दीजिए। पूरी मथुरा की भाषा बोला करती। अब यहाँ पर ये शोक में बदल जाता है। कहाँ तो खुशियां थी कि एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन अब लुब्धि इस दुनिया से जा चुकी थी। ये सब कुछ होता है। लुब्धि की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब हम आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। अब दोस्तों आपको चलना होगा दिल्ली। 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली के बाबू रंग बहादुर के घर एक लड़की का जन्म होता है और ये लड़की बिल्कुल लुब्धि की तरह दिखा करती। हालांकि आगे जाकर इन सभी बातों का पता चलेगा। 1 साल कुछ महीने बाद यहाँ पर इस लड़की का दिल्ली में जन्म होता है। यहाँ पर ये लड़की का जन्म होता है। लड़की का नाम शांति रखा जाता है उस टाइम पर, और शांति अपने घर में बहुत अच्छे से इसकी परवरिश चलने लगती है। दिल्ली में पैदा हुई है। अब दिल्ली और मथुरा में तो बहुत फर्क होता है। लड़की का जन्म होता है, लड़की रहने लगती है। कोई किसी को कुछ नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ है, यहाँ पर जिंदगी आगे चलती रहती है। लेकिन जो शांति थी वो किसी से ज्यादा बातें नहीं किया करती। छोटी सी थी, बहुत कम रोया करती, हमेशा चुप पड़ी रहा करती चारपाई पर भी। धीरे धीरे जब बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद जैसे बच्चे एक्टिविटी करते हैं, मतलब हरकत करते हैं, शांति में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बड़ी गंभीर हालत में हमेशा रहा करती। बचपन से ही उसने ज्यादा रोया भी नहीं था। अब वो करीबन 3.5 साल की हो जाती है। 3 साल की जब शांति होती है तो इस बीच में शांति ने बिल्कुल किसी से कुछ फालतू बात नहीं की थी। नहीं तो ज्यादा रोना, नहीं किसी से ज्यादा बात करना, इच्छाओं को भी ज्यादा किसी के सामने प्रकट नहीं करना। किसी से ज्यादा, जैसे बच्चे आजकल के बच्चे जिद करते हैं कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, वो कुछ भी नहीं था। शांति बिल्कुल बहुत शांत रहा करती और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती है। यहाँ पर वो 3.5 साल की हो जाती है। अब एक दिन इसको जाने क्या होता है और ये बोलती है तो ऐसा बोलती है कि सबके मुंह और आंख खुली रह जाती हैं। शांति कहती है कि तुम लोग कौन हो? बहुत दिन से तुम लोगों को देख रही हूँ। मुझे तो मथुरा जाना है और मैं तुम्हारी हूं ही नहीं। इस बात पर जो शांति की माँ होती है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है कि इतने दिनों से बहुत बार कोशिश की है माँ ने कि बेटा ज्यादा हंसा कर, ज्यादा बोला कर, लेकिन वो बिल्कुल जितनी जरूरत थी इतना ही जवाब दिया करती, इतना ही बोला करती, इतना ही रोआ करती। लेकिन माँ कहती है कि आज तो मेरी बेटी पटर पटर बहुत बोल रही है। वो कहते कहते रोने लगती और कहती है कि मुझे मेरे पति से मिलना है, मुझे मेरे पति को देखना है। ये लोग हंसते हैं और कहते हैं कि अभी तो खुद ही बड़ी नहीं हुई, तेरा पति कहाँ से आया? तो वो कहती है कि इतनी जोर से बात मत करना, जब मेरा पति यहाँ पर आए, पतियों के सामने ज्यादा नहीं बोला करते।
इस बात पर घर वाले हंसने लगते हैं। यही बातें चलती रहती हैं। शांति अपनी बातों पर अटल रहती है और कुछ वक्त निकलता है। शांति 4 साल की हो जाती है। अब शांति रोने लगती है। अब वो घर में पूरा तांडव मचाने लगती है। रूस कर बैठ जाती, नए कपड़ों को पहन लेती कि अगर तुम लोग मुझे नहीं भेजोगे तो मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। मुझे अपने पति के घर जाना है। मेरी सास का कौन ख्याल रख रहा होगा, मेरे बेटे का कौन ख्याल रख रहा होगा, मेरा पति मेरे बिना कैसे रहता होगा, मैं कैसे रहूं तुम्हारे पास, मेरा तो पति अकेला है, उसे कौन खाना देगा, मेरी तो बूढ़ी सास है, उसके लिए खाना कौन बनाएगा। ये बात सुनकर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी समाधान नहीं था। उस वक्त तो सोशल मीडिया का भी इतना दौर नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर और कुछ वक्त निकलता है। शांति करीबन 5 साल की पूरी हो जाती है। 1 साल तक घर वालों को ही पता है कैसे उन लोगों ने वक्त निकाला है, लेकिन जैसे ही शांति 5 साल की होती है, अब शांति चुपके से घर से निकल जाती है। घर वाले रो रो कर बुरा हाल होता है कि शांति कहां पर गई और कहां पर जाएगी, उसे तो पता भी नहीं है कौन सी रास्ता है। घर वाले एक पल के लिए सोचते हैं कि पक्का मथुरा गई है, 1.5 साल से पागल बना रखे हैं, उसे मथुरा जाना है, पक्का मथुरा गई है। और यहाँ पर एक और ताज्जुब की बात थी, आप लोगों को बताऊं, जो शांति थी प्योर बिल्कुल मथुरा की भाषा बोला करती, उसका दिल्ली की भाषा से कोई लेना देना नहीं था, वो बिल्कुल प्योर मथुरा की भाषा बोला करती। इस बात से पूरे घर वाले पहले ही हैरान थे। बच्ची को स्कूल भेजा करते तो वहां पर भी स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते, और अब तो उनकी बच्ची शांति घर से ही गायब हो जाती है। यहाँ पर पुलिस को खबर की जाती है, शांति को ढूंढा जाता है, लेकिन शांति मथुरा नहीं जा पाती है। उसको दिल्ली में ही ढूंढ लिया जाता है और उसे घर लाया जाता है। घर लाने के बाद अब शांति को पीटा जाता है, क्योंकि एक बच्चे को समझाना जरूरी है। आज तो वो मिल गई, लेकिन आगे वो मिले न मिले। जब घर वाले शांति में पिटाई लगाते हैं तो वो कहती है कि किसी दिन मैं ऐसी यहाँ से जाऊंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं अपने पति के घर जाकर ही रुकूंगी। ये बात सुनकर अब घर वाले, जो शांति का पिता होता है, वो कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना है कि ये लड़की क्या सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। यहाँ पर वो पिता कहता है कि हाँ बेटी बता, तुम्हें क्या परेशानी है। 5 साल की शांति कहती है कि मेरा जन्म 1902 में हुआ था, मेरे पति से मेरी शादी हुई है, मेरे घर में एक कुआं है, घर के पास हमारे एक द्वारकाधीश का मंदिर है जहां मैं दर्शन करने जाती हूँ, जहां के पट बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। वो बहुत सारी बातें अपने पिता से ऐसे करती है। अब पिता अपनी एक नजर दौड़ाते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि कौन है जो मथुरा का मेरा जानने वाला है, क्योंकि जिस घर में शांति ने जन्म लिया था उस घर से मथुरा का कोई वास्ता ही नहीं था। कोई रिश्तेदारी भी ऐसी नहीं होती है कि जहां से पता लगाया जाए। इसके बाद जो शांति का पिता होता है, जिसका नाम बाबू रंग बहादुर होता है, उसका एक दोस्त होता है बाबू बिशन चंद। बाबू बिशन चंद दरअसल मथुरा का रहने वाला था और दिल्ली में वो रहा करता। अब यहाँ पर जो बाबू रंग बहादुर होता है, अपने दोस्त उस बाबू बिशन चंद को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक दिन तो बेटी घर से भाग गई थी, ये मुझे कहाँ पर मिलेगी, अभी तो ये 5 साल की है, बहुत बुरा हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ महीने निकल जाते हैं तो वो 5.5 साल की होती है। अब अपने उस दोस्त से, जो बिशन चंद होता है, उससे ये जो शांति का पिता होता है, ये खबर और पता निकालने की कहता है कि हमें तो ये अपने पति का नाम भी नहीं बताती है, हमेशा पति की रट लगाए रहती है, लेकिन नाम नहीं लेती है, नाम लेते वक्त शर्मा जाती है। ये बात सुनकर जो दोस्त था शांति के पिता का, वो भी हैरान हो जाता है कि पतियों का नाम नहीं लिया जाता, वैसे तो सही शर्माती है, पर ऐसा कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति अपने दोस्त की बेटी शांति से मिलता है और उससे बातचीत करता है, बच्चों की तरह उसे बहलाने की कोशिश करता है। तो शांति उसे बहुत करारा जवाब देती है, कहती है कि मैं चौबाइन हूं, तुम मुझे बहका नहीं सकते, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो, सीधी सीधी बात करो। पिताजी के दोस्त हो, लेकिन मैं भी एक बहुत अच्छी और बहुत खासी बड़ी महिला हूं, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मेरे पति से जब तुम मिलोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। ये बात सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगता है, जिसका नाम बिशन चंद होता है। वो कहता है कि बेटी मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। अब वो उसे बातों में लेने की कोशिश करता है, हालांकि थी तो 5.5 साल की बच्ची ही। जब वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे वादा देता हूँ, अगर तुमने सही सही पता बताया और अपने पति का नाम बताया तो मैं तुम्हें पक्का तुम्हारे पति के पास छोड़ कर आऊंगा, चाहे ये लोग मुझसे कुछ भी कहें।
ये बात सुनकर जो शांति होती है उसे थोड़ी सी दिलासा होती है। 5.5 साल की बच्ची अब पूरा पता उसको बताती है, कहती है कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है, चौबाइन मेरा है, मेरे घर के पास द्वारकाधीश का मंदिर है, हमारे घर में कुआं भी है और उस द्वारकाधीश मंदिर के सामने ही हमारी दुकान है, कपड़ों का व्यापारी मेरा पति है। जब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम पता चल जाता है तो वहां से आसानी ये हो जाती है, उस वक्त जो चिट्ठियां डला करती वो नाम से ही, और जगह का नाम अगर आपको एक बार पता चल जाए तो वहां पर वो चिट्ठी पहुंच जाया करती। इसके बाद ये सारी जानकारी शांति से निकालता है। शांति अपनी पूरी बातें बताती है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, पहले उनकी एक बार शादी हो चुकी है, एक बच्चा मेरा पहले इस दुनिया से जा चुका है, दूसरा बच्चा जीवित होगा और वो मुझसे थोड़ा ही बड़ा है। तो ये बात सुनकर अब ये चिट्ठी इसी तरह से लिखी जाती है। जो बिशन चंद होता है शांति के पिता का दोस्त, वो इस चिट्ठी को वहीं पर पोस्ट कर देता है। दोस्तों, ये चिट्ठी जब केदारनाथ चौबे के पास पहुंचती है और इस चिट्ठी को केदारनाथ चौबे जब खोलता है तो उसके हाथों से चिट्ठी छूट जाती है जब वो पूरी चिट्ठी को पढ़ता है, क्योंकि वो उस जमाने का पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जब वो सारी सच्चाई सुनता है, यहाँ पर इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया था कि एक 5.5 साल की बच्ची आपको अपने पति कहने का दावा कर रही है और वो ये सारी बातें बता रही है कि उसके 2 बच्चे हुए थे, लड़के हुए थे, उसके पति का ये नाम है। तो यहाँ पर अब वो व्यक्ति कांपने लगता है। और समस्या क्या थी कि जो यहाँ पर केदारनाथ चौबे होता है उसने तीसरी शादी कर ली थी। अब इसके बाद जो केदारनाथ चौबे होता है वो मन में सोचता है कि इस बात को तो जानना चाहिए, इसके पास जाकर पूछना चाहिए क्या ये सच है, और भी कुछ बातें पूछूंगा जो मेरी प्राइवेट बात है। इन बातों को सुनकर अब जो केदारनाथ चौबे होता है वो एक चालाकी करता है। वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। वो अपने छोटे भाई को अपनी जगह पर दिल्ली भेज देता है शांति से मिलने के लिए। छोटे भाई का नाम पंडित काजीलाल। अब यहाँ पर छोटा भाई चौबे बनकर जाता है, केदारनाथ चौबे बनकर जाता है और वो दिल्ली शांति के पास पहुंच जाता है। शांति के घर वाले यहाँ पर केदारनाथ के भाई को शांति के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि देखो, जिस पति की तुमने रट लगा रखी थी, इन सब बीच में बिशन चंद भी होते हैं जिसने चिट्ठी लिखी थी कि देखो तुम्हारा पति चौबे आ चुका है, केदारनाथ चौबे। तो शांति शर्माती हुई कहती है कि मुझे पागल बना रहे हो, ये मेरा पति नहीं है, ये मेरा देवर है, इन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनका नाम पंडित काजीलाल है, ये मेरे छोटे देवर हैं, मेरे पति ये नहीं है। ये बात सुनकर जो पंडित काजीलाल होता है वो हैरान हो जाता है और वो भी कहता है कि क्या तुम सच में ही चौबाइन भाभी हो? तो वो कहती है नार को हिलाते हुए कि हाँ, मैं भाभी चौबाइन हूँ। तुम्हें याद आया देवर जी, कैसे हो, बाल बच्चे सब बढ़िया हैं? जब 5.5 साल की बच्ची ये बात पूछती है तो ये व्यक्ति भागा भागा दोबारा से केदारनाथ चौबे के पास आता और कहता है कि भैया वो तो भाभी ही है, तुम्हें जाना होगा और वहां पर पता लगाना होगा ये सब कुछ माजरा क्या है, सच में ही भाभी ने दूसरा जन्म ले लिया है। ये बात सुनकर केदारनाथ को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर अब की बार केदारनाथ दिल्ली जाता है और अपने साथ अपनी दूसरी पत्नी को और अपने उस बेटे को, जो बेटा लुब्धि से हुआ था, उस बेटे को साथ लेकर जाता है। ये दोनों पति पत्नी और इनके साथ वो बेटा जाता है। उस बेटे का नाम नवनीत लाल होता है। अपने बेटे के साथ केदारनाथ वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद भी केदारनाथ अब और भी पक्का करना चाहता है, तो वो सभी से कहता है, जो दिल्ली में रहने वाला परिवार है, शांति का परिवार, कि मैं इसका पति, मुझे पति मत बताना, मैं इसका जेठ बनकर इसके सामने जाऊंगा। यहाँ पर केदारनाथ चौबे सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि हाँ बहू बता, मैं तुम्हारा जेठ हूं, तुम्हें क्या परेशानी है। यहाँ पर 5.5 साल की बच्ची एक दुपट्टा लेती है और दुपट्टे के दांतों के बीच में चबाते हुए कहती है कि काहे के जेठ, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे वो पति हो जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। और तुम कैसे हो, सुनाओ, मेरा बेटा कैसा है? और ये मेरा बेटा है जो तुम्हारी बगल में खड़ा हुआ है। दोस्तों, उससे 1 साल बड़ा उसका बेटा होता है शांति से, और वो बड़ा बगल में खड़ा हुआ देखता रहता है, क्योंकि उसने तो अपनी माँ को नहीं देखा। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर जो केदारनाथ चौबे होता है वो हिल जाता है, वो हैरान खड़ा रह जाता है। उसे एकदम से उसके रुए खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि ये मुझे तो जानती है, मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ और मैं तो हैरान हूं, ऐसा भी हो सकता है। वो कहती है
कि और तुम कैसे हो। इसके बाद दोस्तों वो बहुत सारी बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद अब था कि भाई अब घर तो जाना है नहीं। जो यहाँ पर शांति के पिछले जन्म के पति और बेटे और उस पति की पत्नी आई थी, उसकी सौतन आई थी, अब इन सभी के लिए खाना बनाने की बारी थी। तो जो शांति होती है वो कहती है कि मेरे पति को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, वो जरूर बनाए जाएंगे। वो सारी सब्जियां अपने पति की पसंद की बनवाती है, सब कुछ सामान पसंद के बनवाता है। अब जो चौबे जी होते हैं, केदारनाथ चौबे, वो खाना खाते खाते भी सोचते हैं कि ये दोबारा मेरे पास आ गई, दोबारा मेरे सामने आ गई और एक बच्ची के रूप में है। इसके बाद जो चौबे जी होते हैं वो खाना खाने के बाद कहते हैं कि मैं इनसे कुछ बातें अकेले में करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी पूरी संतुष्टि करना चाहते थे। अब केदारनाथ चौबे शांति से अकेले में बात करते हैं और कुछ प्राइवेट बात करते हैं जो उनकी पति पत्नी के साथ की बातें थी। तो यहाँ पर शांति उनसे कहती है कि हाँ, मुझे सभी बातें याद हैं, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। वो हर चीज बताती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे जाने के बाद, क्योंकि पहली पत्नी उनकी जा चुकी थी, दूसरी उनकी पत्नी लुब्धि होती है, तीसरी पत्नी उसने अब की बार कर ली थी। तो ये बात उसे जब पता चलती है शांति को, तो वो अकेले में अपने पति से कहती है, पल्लू को उंगली में लपेट रही है और कह रही है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दूसरी शादी तीसरी शादी नहीं करोगे, लेकिन तुमने शादी कर ली। तुम अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने वादे पर खरी उतरी हूँ और मैं तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं जाओ तुमसे इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तुमने कोई भी वादा अपना नहीं निभाया, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया है और देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। एक बड़ी महिला की तरह वो बातचीत करती और कहती है कि मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखते हो ना, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, कहीं उसे लापरवाह की तरह तो नहीं रखते हो। तो वो कहता है कि क्या तुमने अपना बेटा देखा नहीं है, बहुत हट्टा कट्टा है, 10 साल की उम्र में ही कितना अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि हाँ बेटा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सौतेली माँ तो घर में लाकर बैठा दी है ना तुमने। दोस्तों शांति यहाँ पर उस महिला से जल रही थी जो उसके पति की दूसरी पत्नी होती है। इस बात को सुनकर कई प्राइवेट बात होती हैं जिन्हें हम आप लोगों के सामने नहीं रख सकते। अब बाहर जाकर जो चौबे जी होते हैं वो कहते हैं कि पक्का ये मेरी ही पत्नी है। सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन उस दिन शांति को नींद नहीं आती है। वो बार बार उठकर अपने पति का दीदार करती और फिर आकर अपने बिस्तर में लेट जाती अपनी माँ के बगल में। ये बात देखकर माँ बाप भी हैरान थे। उसे इतना चाव था, वो देखकर अपने पति को बिल्कुल शर्मा जाया करती। ये बात ऐसी थी कि विश्वास करने योग्य नहीं थी। एक लड़की ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कितनी बड़ी महिला हो। उसके बाद वहां से परिवार अपने घर मथुरा आ जाता है। जब ये परिवार वहां से मथुरा आने की तैयारी करता है तो शांति अपने पैरों को जमीन पर मारने लगती और कहती है कि मुझे अपने ससुराल जाना है, अपने घर जाना है, मुझे द्वारकाधीश के दर्शन करने हैं। वहां पर मेरे तो द्वारकाधीश है, मैं तो रोज दर्शन करने के लिए जाया करती, मैं तो उनकी बहुत सेवा किया करती, उनके बहुत दर्शन किया करती, बहुत पूजा किया करती, और अब मुझे यहाँ पर कहीं द्वारकाधीश दिखाई नहीं देती है। दोस्तों ये बात होती है, लेकिन घर वाले जैसे तैसे कर कर जो शांति होती है उसे अपने पास रख लेते हैं और ये परिवार अपने घर चला जाता है। लेकिन जो ये बात थी दूसरे जन्म की, अब ये बात अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगती है। ये बात जब अखबारों में छपती है तो ये बात महात्मा गांधी जी के भी पास पहुंचती है। जब महात्मा गांधी इस बात को सुनते हैं तो राष्ट्रीय पितामह हैं, तो वो इस बात को सुनकर थोड़े से हैरान होते हैं। पूरी खबर को पढ़कर अब वो 15 लोगों की टीम तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि ये घटना सच है या झूठ है। उस टीम में जज होते हैं, कुछ उस टीम में डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, और सभी को इकट्ठा कर इस लड़की के घर दिल्ली भेजा जाता है। ये सभी लोग जब दिल्ली आते हैं, एक बार शांति को राष्ट्रीय भवन भी बुलाया जाता है, वहां पर भी शांति से बातचीत की जाती है। तो महात्मा गांधी को इन बातों पर विश्वास हो जाता है, जो बापू होते हैं गांधी जी को। यहाँ पर दोस्तों गांधी जी अब इस बात की तह तक जाना चाहते थे, तभी उस टीम को गठित कर शांति के पास भेजा जाता है। शांति जो कभी दिल्ली से बाहर नहीं गई थी, अब जो टीम होती है शांति से कहती है क्या तुम सच में ही मथुरा जाना चाहती हो। तो शांति कहती है कि हाँ मैं पक्का मथुरा जाना चाहती हूँ। लेकिन उस दिन वो टीम लेट हो जाती है, शाम की ट्रेन पकड़ती है। तो वो कहती है कि अब तो हमें रात हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। दोस्तों टीम के साथ जो शांति होती है उसका पिता भी होता है, टीम के साथ 15 लोगों की टीम होती है। ये लोग मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा स्टेशन पर जब ये लोग उतरते हैं तो टीम घर से ही रिसर्च पर लग जाती है, हर चीज को नोट करती है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर पहले थी, पिछले जन्म में थी, तो क्या इस स्टेशन से तुम घर जा सकती हो। शांति ने कहा कि
कि पीछे पीछे चलो, मैं आप लोगों को घर पहुंचा दूंगी, कहाँ पर मेरा घर है। तो यहाँ पर एक जने के मन में बात आती है, जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, तुम अगर हमें घर पहुंचा सकती हो, लेकिन क्या स्टेशन पर तुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो तेरा जानकार हो, जिसे तू जानती हो। तो यहाँ पर शांति एक व्यक्ति की तरफ उंगली करती है। उस व्यक्ति के पास जब वो लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप कौन हो। तो वो कहता है कि मैं चौबे का बड़ा भाई हूँ। वो कहती है शांति कि ये मेरे जेठ जी हैं, पता नहीं आज स्टेशन पर क्या कर रहे हैं। एक इत्तेफाक से वहां पर शांति के जेठ मिलते हैं, जिसे वो कई लोगों की भीड़ से पहचान लेती है। इसके बाद जो टीम होती है अब शांति के पीछे पीछे चलने लगती है। वहां से एक तांगा किया जाता है, उस समय तांगे ही होते हैं। तांगे वाले को पहले ही बोल दिया जाता है कि तुम रास्ता नहीं बताओगे। जहां जहां ये लड़की, उस वक्त तक शांति 6 से 6.5 साल की हो जाती है। 6.5 साल की बच्ची जहां जहां बताएगी तुम्हें उन्हीं रास्तों पर चलना है। शांति तांगे में बैठ जाती है। सभी लोग बैठे हुए थे, 2 तांगे किए जाते हैं। उसके पीछे एक और तांगा चल रहा था। जैसे जैसे शांति राह बताती है, राह बताते बताते शांति द्वारकाधीश मंदिर पर पहुंच जाती है। वहां पर उतरते ही प्रणाम करती है और टीम से कहती है उतर जाओ, मेरा ससुराल आ चुका है। शांति अपने सिर पर पल्ला रखती है। पल्ला रखने के बाद अपने घर की चौखट को प्रणाम कर कर अंदर जाती है। सभी टीम को अंदर ले जाती है और कहती है कि ये मेरा घर है। अपने कमरे को बताती है, हर दरवाजे को बताती है और कहती है कि हाँ, मैंने पैसे भी कहीं छुपाए थे। वो उन पैसों की छुपी हुई जगह को भी बताती है, लेकिन उस वक्त उसे वहां पर पैसे नहीं मिले। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने यहाँ पर कितने पैसे रखे थे, तो वो कहती है कि मैंने 150 रुपए यहाँ पर छुपा कर रखे थे, जितने पैसे मेरे पास होते हैं। तभी जो शांति का पति केदारनाथ होता है वो कहता है कि वो पैसे इसके जाने के बाद मैंने लिए थे। शांति कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे वो कुआं नहीं मिला जिस कुएं की तलाश में मैं आई हूँ। यहाँ पर उसे मंदिर भी मिल जाता है, वो दुकान भी मिल जाती है। हर वो रहा जो रिसर्च टीम थी उसे खुद शांति बताती है, लेकिन वो कुएं के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करती। वो कहती है अपने पति से कि जिस कुएं पर मैं नहाया करती, जो आंगन में था, वो कुआं कहाँ पर है। तभी जो चौबे जी होते हैं एक पत्थर कुएं के ऊपर से हटाते हैं, क्योंकि उस कुएं को ढकवा दिया गया था और एक पत्थर उसके ऊपर रख दिया गया था, केवल इतनी ही जगह उसमें होती है। जब उसे देखती है तो कहती है रिसर्च टीम से कि इस कुएं के पास ही मैं नहाया करती, इसी से पानी लेकर इसी कुएं के पानी से मैं नहाया करती, और यहाँ पर मेरा बहुत राज था, मुझे लोग बहुत पसंद किया करते और मेरा यहाँ पर बहुत मन लगता। यहाँ पर जो शांति होती है रिसर्च टीम को उस मंदिर में भी लेकर जाती है, जो द्वारकाधीश का मंदिर होता है। कहती है कि इस मंदिर में मैंने बहुत पूजा की है, मैं इन भगवान को बहुत मानती हूँ। और वो वहां पर सीधी लौटकर प्रणाम करती है और कहती है कि इनकी ही दुआ है, दोबारा मैं अपने परिवार से मिल चुकी हूँ। अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है सब लोग कहते हैं कि इसे तो तुमने देखा भी नहीं था, एक बार ही इसको देखा है, तो इसे तुमने कैसे पहचान लिया। तो वो कहती है कि माँ हूँ साहब, एक बार मैं ही जान जाती हूँ, क्या माँ अपने बेटे को नहीं पहचान सकती। रिसर्च टीम को यहाँ पर भी शांति नहीं मिलती है। जो शांति कभी मथुरा नहीं आई थी, उसने सारी बातें बताई थी। अब रिसर्च टीम शांति को उसके गांव लेकर जाती है, जो उसका मायका होता है। शांति वहां पर भी पहली बार गई थी। शांति ने वहां पर जाकर अपनी मौसी के गले लगा। पहले तो कहती है ये मेरी माँ है, लेकिन बाद में कहती है कि नहीं, आप लोगों से मजाक कर रही थी, ये मेरी मासी है। अंदर जाकर कहती है मेरी माँ तो ये है, अपनी माँ के गले लगते और कहती है कि माँ मैं दोबारा आ गई हूँ। अपने पिता को भी बताती है सभी लोग जीवित थे उस वक्त तक। शांति ने साबित कर दिया था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरा दूसरा जन्म हुआ है। दोस्तों ये सब कुछ हो जाता है, रिसर्च टीम साइन कर देती है और सब लोग कहते हैं कि ये घटना सत्य है। अखबारों में, टीवियों में घटना छा जाती है। उसके बाद कनाडा के एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं जो रिसर्च कर रहे थे पुनर्जन्म पर, वो भी इस लड़की का आकर इंटरव्यू लेते हैं। इसकी वीडियो बनाई जाती है, इसकी आवाज रिकॉर्ड की जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज की जाती हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है कि जो शांति है उसे उसके ससुराल नहीं भेजा जाता है, क्योंकि वो ससुराल नहीं जा सकती, वो पिछले जन्म का ससुराल होता है। शांति अपने पति को इतना माना करती, जीवन में उसने 2 जन्मों में एक बार अपने पति का नाम लिया था। उसके बाद बताते हैं कि जीवन भर उसने दोबारा अपने पति का नाम नहीं लिया। दोस्तों कहते हैं दिल्ली में उसने अपने पिता के घर पूरा जीवन बिताया था, उसने शादी बिल्कुल भी नहीं की। उसने कहा कि मैं अपने उसी पति को पति मानूंगी, और वो 61 साल की उम्र में 1987 में इस दुनिया से चली जाती हैं। दोस्तों वो 61 साल की उम्र में बिना शादी किए हुए इस दुनिया से चली जाती हैं। वो केवल केदारनाथ चौबे को ही अपना पति माना करती।
पिछले जन्म में भी और जो दूसरा जन्म लिया था उसमें भी वो उसको अपना पति माना करती। और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि सरकार भी कहती है कि हाँ, ये घटना सत्य थी, पुनर्जन्म होता है। महात्मा गांधी ने भी माना था कि ये पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म की जो घटनाएं होती हैं वो सत्य होती हैं। तो आप लोगों से पूछती हूँ, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत बड़ी कहानी हो चुकी है, लेकिन ये घटना सत्यता पर आधारित है, 100% सत्य है। और इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? शांति लुब्धि, जिस लड़की ने दूसरा जन्म लेकर अपने पति को ढूंढा, उस जमाने में, जिस जमाने में किसी को ढूंढना बहुत बड़ी बात हो जाया करती, तो दोस्तों इसे शायद हम देवी का रूप ही कहेंगे, जिसने दूसरे जन्म में भी अपनी कोई शादी नहीं की, उसी पति के सहारे अपनी जिंदगी को बिताया। तो इन महिलाओं को कहते हैं देवी का रूप, जो इस तरह से अपने साथ कर जाती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।